हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हम CFS भी बोलते हैं। CFS एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को CFS बोलेंगे। ठीक है। इस टॉपिक का एग्जाम में जो वेटेज है वो मानकर चलिए 20 to 25 मार्क्स है। मतलब मिनिमम 20 मार्क्स का तो एग्जाम में आना ही आना है, और 25 नंबर का भी आ सकता है। मैं तो कहता हूं 30 नंबर का भी ये आ सकता है। मिनिमम 20 तो है ही, ठीक है। 20 से 30 भी हो सकता है, 20 से 25 भी हो सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस टॉपिक में आपको टोटल मिलाकर 5 इंडेस पढ़ने हैं। 5 इंडेस, इंडेस 27, इंडेस 28, इंडेस 110, इंडेस 111, इंडेस 112। ये 5 इंडेस आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ अदर इंडेस का रेफरेंस भी लेना पड़ेगा ये टॉपिक पढ़ते वक्त। ठीक है। तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस अपने आप समझ सकते हो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने से पहले कि ये कैसे बनता है, ये क्या है, हम कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब समझेंगे पहले, जो इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं। ठीक है। जब एक बार हम इन चीजों का मतलब समझ लेंगे, उसके बाद हम आज जो बात करेंगे वो हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। आज हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ही नहीं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, जो हमको पढ़ना जरूरी है बिफोर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले कुछ बेसिक चीजों का मतलब समझ लें, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे आगे। अच्छा, क्या है? जैसे बेटा मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे अभी, सिर्फ जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तभी लिखेंगे। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने परचेज 1000 शेयर, या मैं 1000 छोड़ो, मैं लिखता हूं परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने बी लिमिटेड के शेयर परचेज कर लिए। अच्छा, तो यहां पर ये जो ए लिमिटेड है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी जिसने शेयर खरीदे वो इन्वेस्टर कहलाएगा, और जिस कंपनी में शेयर खरीदे ए लिमिटेड के लिए वो कंपनी कहलाएगी इन्वेस्टी। यानी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, तो ए लिमिटेड इज इन्वेस्टर बिकॉज ए के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, और ए के लिए बी कौन है? इन्वेस्टी। ठीक है। अब ये जो शेयर खरीदे हैं, ये शेयर कितने खरीदे? ठीक है, मैं कहता हूं मोर देन 50% खरीद लिए। मोर देन 50% खरीद लिए। ए ने बी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। इसका मतलब ए इज मेजर शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, और 50% से ज्यादा खरीद लिए। इसका मतलब जो भी बी की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज हैं उसके बारे में डिसीजन का कंट्रोल ए लिमिटेड के पास है। इट मींस, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग बी लिमिटेड। अगर आपके पास किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर आ जाए, आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, देन यू आर कंट्रोलिंग दैट एंटिटी। तो
तो यहां पर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं। इसका मतलब यहां पर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने की स्थिति में है। ठीक है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। कंट्रोल करने वाली कंपनी को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी आप लोगों ने सुना भी होगा, होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी कंट्रोल होती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी, ये आप लोगों ने सुना होगा। होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप कैसे आती है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी जो होती है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जो कंपनी कंट्रोल होती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, कंट्रोल कैसे आता है? कंट्रोल बेटा कई तरीके से आ सकता है, लेकिन मैं यहां पर अभी जो फोकस कर रहा हूं वो कर रहा हूं वोटिंग पावर से कंट्रोल हासिल करना। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है, यानी मोर देन 50% शेयर खरीद लेती है, तो वो कंपनी दूसरी को कंट्रोल करने लगती है। कंट्रोलिंग कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल्ड होती है यानी कंट्रोल्ड जो हो रही है कंपनी वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। सर कंट्रोल और कैसे आ सकता है? और मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे कंट्रोल के बारे में। इसी टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल और कैसे आता है। एक तो वोटिंग पावर से आ गया कि आपने मोर देन 50% शेयर खरीद लिए। ठीक है, अच्छा कंट्रोल का मतलब क्या है बेटा? बी लिमिटेड जो भी अपना डिसीजन लेगी वो ए की बिना मर्जी से नहीं हो सकता, यानी ए जो चाहेगा वही होगा। इसका मतलब कंट्रोल है, मतलब सारी ऑपरेटिंग, सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ बी लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय ए, क्योंकि उसके पास मोर देन 50% शेयर है। वो अपने अकेला एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपने अकेला पास कर सकता है। ठीक है, तो और कैसे कंट्रोल आता है डिटेल में, बिल्कुल कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इंडियाज जो है, इंडियाज 110, उसने स्पेसिफिकली कंट्रोल को डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज कंट्रोल। तो हम पढ़ेंगे आराम से कंट्रोल के बारे में, एक एक चीज पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए, जब कोई कंपनी 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर एक बात और करता हूं। अगर ए ने बी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो ए बन जाएगा होल्डिंग, बी बन जाएगा सब्सिडरी। अगर मैं कहता हूं ए ने बी के, ए होल्ड 25% शेयर ऑफ बी, अगर ए बी के 25% शेयर खरीदे होंगे तो फिर ये कंट्रोल की स्थिति तो नहीं है, यानी ए इज नॉट एबल टू कंट्रोल बी लिमिटेड। तो यहां पर ए इन्वेस्टर है, बी इन्वेस्टी है, तो यहां पर इन दोनों का क्या रिलेशन होगा बेटा? अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए तो यहां पर कंट्रोल की स्थिति तो नहीं होती है, लेकिन यहां पर हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है इस कंपनी का। मतलब ए लिमिटेड का, इन्वेस्टर का बी लिमिटेड के ऊपर यानी इन्वेस्टी के ऊपर कंट्रोल तो नहीं होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, मतलब आप उसकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज में हिस्सा ले सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, आप अपनी बात को मनवाने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात कह सकते हो सकता है आपकी बात मान भी ली जाए, हो सकता है नहीं भी मानी जाए। कंट्रोल में क्या होता था? आप ही करता धरता हो, आप ही की बात मानी जाएगी क्योंकि आप कंट्रोल करने की स्थिति में हो। लेकिन जब आप 25% शेयर खरीदे हुए हो तो आप कंट्रोल की स्थिति में नहीं हो, यानी आपकी मर्जी से नहीं होगा। आप अपनी बात बोल सकते हो, आप अपनी बात बोल सकते हो। इसका मतलब अगर 20% या उससे ज्यादा है लेकिन 50% तक
आपकी होल्डिंग है किसी कंपनी के अंदर, तो फिर आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट टू पार्टिसिपेट। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ सुनिए, मैं सारी बातें आपको लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ इन्वेस्टी। मतलब आप कंट्रोल की स्थिति में नहीं हो लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यहां पर फिर क्या रिलेशन होता है? यहां इसको तो हम बोलते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ठीक है, लेकिन बी लिमिटेड जो होगा दैट इज एसोसिएट, इसको हम बोलते हैं एसोसिएट फॉर ए। ये ए लिमिटेड के लिए एसोसिएट बन जाता है। यानी जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का एसोसिएट है, तो एसोसिएट का मतलब होता है कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब राइट टू पार्टिसिपेशन है, कंट्रोल का राइट नहीं है। यानी कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन राइट टू पार्टिसिपेट है, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आपकी बात रखने का अधिकार है, आपको मनवाने का अधिकार नहीं है, नहीं, आप जो चाहोगे वही होगा, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है। तो कितने परसेंट पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है? ये आ जाता है 20% और मोर। मतलब अगर 20% भी आपके पास शेयर है तो हम कहते हैं कि इस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। 20% हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, 50 तक आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जैसे ही 50% क्रॉस करेगा तो फिर आपका कंट्रोल आ जाता है उस कंपनी के ऊपर। यानी अब ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टी पर आपका कंट्रोल है, आप जो चाहोगे वही होगा, ठीक है। लेकिन 20% या उससे ज्यादा, लेकिन अप टू 50% तक आपका कंट्रोल नहीं होता, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो यहां पर इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टी होता है वो एसोसिएट कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कब कहलाएगा, यानी एक कंपनी हमारे लिए सब्सिडरी कब कहलाएगी? जैसे मैं एक कंपनी हूं तो मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो सब्सिडरी मैं कब कहूंगा? जब मैंने उस कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीद रखे हैं, तब मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। और मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तो एसोसिएट में कब कहूंगा? जब मेरी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में 20% या उससे ज्यादा है लेकिन अप टू 50% तक है। अगर अप टू 50% तक है देन मैं उसको सब्सिडरी नहीं बोलूंगा, मैं उसको एसोसिएट बोलूंगा। जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस कंपनी को मैं अपना एसोसिएट बोलूंगा। मतलब मेरा वहां कंट्रोल नहीं है लेकिन मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वहां पर 50% से ज्यादा पर मेरा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए एक कंपनी है सी लिमिटेड। अब एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। यहां पर ए लिमिटेड ने इस सी लिमिटेड के 50% शेयर खरीद रखे हैं और बी ने भी 50% शेयर खरीद रखे हैं सी लिमिटेड के। मतलब सी लिमिटेड एक कंपनी है, एक सेपरेट एंटिटी है। सी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, उसमें 50% ए ने खरीद रखे हैं, 50% बी ने खरीद रखे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना। 20% से ज्यादा है लेकिन 50% तक है। तो यहां पर ए भी इसको कंट्रोल कर रहा है, बी भी इसको कंट्रोल कर रहा है। यानी यहां पर सी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल जो है वो अकेले ए का नहीं है, बी का भी है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। यहां पर ये क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर। इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर यानी अगर आप किसी कंपनी को कि कंट्रोल कर रहे हो लेकिन अकेले नहीं, किसी दूसरे के साथ में मिलकर, ठीक है, तो आप कहोगे जिस कंपनी में आप कंट्रोल कर रहे हो किसी के साथ मिलकर, उसको आप बोलोगे अपना ज्वाइंट वेंचर। जैसे यहां पर सी को आप कंट्रोल करोगे लेकिन अकेले नहीं, बी के साथ। ए ने भी 50% शेयर, बी ने भी 50% शेयर, तो दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं। यानी ना ए के बिना बी कुछ कर सकता, ना बी के बिना ए कुछ कर सकता। दोनों को डिसीजन मेकिंग में दोनों को हिस्सेदार बनना पड़ेगा। जितनी बात ए की मानी जाएगी उतनी ही बात बी की मानी जाएगी। तो यहां पर दोनों पार्टी कंट्रोल कर रही हैं, इसको बोलते हैं ज्वाइंट कंट्रोल। तो ज्वाइंट कंट्रोल जब हम किसी कंपनी को करते हैं तो वो कंपनी हमारा कहलाता है ज्वाइंट वेंचर,
ठीक है, तो एक और टर्म आ गया इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर। तो मेरे लिए 3 टर्म्स आ गए। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब जब हमने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। जब हमने किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं लेकिन अप टू 50%, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, और एक होता है कि अगर हम किसी कंपनी को कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, अकेले कंट्रोल नहीं कर रहे, ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, 50%, अगर मान लीजिए मेरे किसी कंपनी में 40% शेयर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लेकिन हो सकता है अगर इन्फ्लुएंस ना हो, हम उसको कंट्रोल कर रहे हो लेकिन किसी के साथ में कंट्रोल कर रहे हो। मान लीजिए इसमें 40% शेयर मेरे पास है, 40% किसी और के पास है और 20% कुछ और बहुत सारे शेयर होल्डर के पास है। तो यहां पर बताइए, मैं कंट्रोल कर रहा हूंगा, बी कंट्रोल कर रहा होगा, यानी दोनों हम उस कंपनी को ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। हम अगर दोनों मिल जाएं तो कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल आ जाता है। अगर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारा, तो वो हमारा एसोसिएट है। लेकिन अगर हम ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हमारा ज्वाइंट वेंचर है। और अगर हम अकेले कंट्रोल कर रहे हैं, अकेले कंट्रोल कब आता है, अकेले कंट्रोल आता है जब हम 50% से ज्यादा शेयर खरीदते हैं, तो वो हमारा सब्सिडरी है। यानी कंट्रोल 2 हो सकते हैं, एक सोल कंट्रोल, जब मैं अकेले कंट्रोल कर रहा हूं किसी कंपनी को तो वो मेरे लिए सब्सिडरी है। लेकिन अगर मैं ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहा हूं, किसी के साथ में कंट्रोल कर रहा हूं, अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन किसी के साथ में कर रहा हूं, तो वो एंटिटी मेरे लिए ज्वाइंट वेंचर है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उसको हम बोलते हैं, वो एंटिटी मेरे लिए क्या है, एसोसिएट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं सब्सिडरी में, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं एसोसिएट्स में, इन्वेस्टमेंट हो सकता है ज्वाइंट वेंचर के तौर पर, यानी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए हमने किसी कंपनी में लेस देन 20% शेयर खरीद रखे हैं, लेस देन 20% मतलब मैंने किसी कंपनी के 1% शेयर खरीद रखे हैं, 5% शेयर खरीद रखे हैं, 10% शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, 15% खरीद रखे हैं, 18% खरीद रखे हैं, 19% खरीद रखे हैं। ठीक है, मतलब 20% से कम है, तो फिर ना तो मेरा कंट्रोल होगा ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो मेरा एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। यानी तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट हो गए। बेटा देखिए, इन्वेस्टमेंट इन, ध्यान से सुनना बेटा, इन्वेस्टमेंट इन, एक तो है सब्सिडरी, एक है एसोसिएट और एक है ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, और एक अदर। सब्सिडरी कब होगा, जब आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं। ये कब होगा, ये 20% और मोर हो, बट अप टू 50%। अच्छा, और ज्वाइंट वेंचर कब होगा, ज्वाइंट वेंचर होगा जब हम ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं किसी एंटिटी को, ठीक। और अदर कब होंगे, जब लेस देन इन्वेस्टमेंट 20% हो, सर आप हमको क्यों ये अलग अलग बता रहे हो कि भाई 50% से ज्यादा हो तो क्या है, 50 तो सब्सिडरी है, एसोसिएट्स मतलब 20% या उससे ज्यादा हो, अप टू 15% हो, अगर ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर हो, अगर अदर 20% से कम है तो वह अदर इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। ये आप क्यों बता रहे हो बेटा, यही तो पूरा इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। अगर आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं तो वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है और आपको उसके खातों को अपने साथ कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसकी कई सब्सिडरी हैं, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट। ये कौन सी कंपनी हो गई, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट का मतलब होल्डिंग कंपनी, और जितनी भी इसकी ये कंपनी है ये सब सब्सिडरी कंपनी, और इस पूरे को हम बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। और ग्रुप कंपनीज को हम एक सिंगल एंटिटी मानकर
एक पूरा सबका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। यानी ए अपना अलग स्टेटमेंट बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, S1 अपना अलग बनाएगा, S2 अपना अलग बनाएगा, S3 अपना अलग बनाएगा, लेकिन सबका मिलाकर भी हमको एक स्टेटमेंट बनाकर दिखाना पड़ेगा एज ए सिंगल एंटिटी। ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर भी आपको दिखाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी सारी कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सारी कंपनी का कंसोलिडेटेड P&L, सारी कंपनी का कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, सारी कंपनी के कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट, सारी कंपनी के कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें होती हैं सबको कंसोलिडेट कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, इन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन कब जोड़ना है? कब जोड़ना है? जब आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं, और इस केस में आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है इंड AS 110 के हिसाब से, यानी 110 इंड AS लगेगा। अच्छा, फिर एसोसिएट, अगर आपने किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं लेकिन अप टू 50% है, 50% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50% से ज्यादा जैसे ही क्रॉस होगा तो वो सब्सिडरी बन जाएगी। अगर 20% या उससे ज्यादा है लेकिन 50% तक है तो वो आपका एसोसिएट है। और अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइंटली कंट्रोल करते हो तो वो ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो अगर आपका कोई एसोसिएट है और आपका कोई ज्वाइंट वेंचर है तब भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बट बाय यूजिंग इक्विटी मेथड एज पर इंड AS 28। एज पर इंड AS 28, यानी अगर आप सब्सिडरी के साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो इंड AS 110 लगेगा, लेकिन अगर आप एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको एक मेथड लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी मेथड। क्या होता है इक्विटी मेथड, आगे बात करेंगे। ठीक है, और उसमें जो लगेगा वो होगा इंड AS 28, इंड AS 28। ठीक, इंड AS 28 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है विद एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर बाय यूजिंग इक्विटी मेथड एज पर इंड AS 28। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपका सब्सिडरी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है 110 लगेगा। अगर आपका एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, तब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है इंड AS 28 लगेगा। और अगर आपके कोई बाकी इन्वेस्टमेंट है, ना ही आपका कोई सब्सिडरी है, ना ही आपका कोई एसोसिएट है, ना ही आपका कोई ज्वाइंट वेंचर है, तो फिर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आपके ये जो इन्वेस्टमेंट हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो इन्वेस्टमेंट है इसको आप अपने जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इसको दिखाओगे। ठीक है, किस हिसाब से? इंड AS 109 के हिसाब से, इंड AS 109 के हिसाब से। ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, मैं आपको सब लिखवाऊंगा ये बाद में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ टर्म्स का मतलब समझाया है मैंने कि सब्सिडरी किसको बोलते हैं। सब्सिडरी में भी मैंने अभी सिर्फ वोटिंग पावर वाला कंट्रोल बताया है कि अगर आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाती है, आपका कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल की डेफिनेशन मैंने अभी आपको पूरी बताई नहीं है। हम इंड AS 110 जब पढ़ेंगे तो पूरा कंट्रोल की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कंट्रोल। ठीक है, फिर एसोसिएट मैंने आपको बताया, अगर आपने किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए लेकिन 50% तक है तो वो आपका एसोसिएट है। ठीक है, और अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तब आपको क्या करना है, आपको इंड AS 28 लगाना पड़ेगा, वो आपका ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम शुरू करेंगे, आज हम शुरू करेंगे इंड AS 27 से, जिसका नाम है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड AS 27, ये क्या है इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सब्सिडरी बता दिया, एसोसिएट बता दिया, ज्वाइंट वेंचर बता दिया, ये सब हम लिखवाएंगे अभी आगे जाकर आपको। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए जरा शुरू करेंगे हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इंड AS 27 हम पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले
हमको पढ़ना है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ टर्म्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं। सारे टर्म्स बेटा जो भी कंफ्यूज करते हैं, आज सारा कंफ्यूजन मैं दूर करके जाऊंगा आपका। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप लोग मेरे साथ साथ रहिए और ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो, हेडिंग डालेंगे सेपरेट, पहले लिखेंगे इंड AS 27 और इसका नाम है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट SFS। एक होता है CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है SFS सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं? नंबर 1, एक होता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको अगर मैं बोलूं शॉर्ट में IFS, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं SFS। अच्छा, और तीसरा होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं CFS। तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक IFS इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक SFS सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी CFS। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं IFS इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आपने एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी है। अगर आपने एक कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीदे लेकिन 50% तक, तो आपके लिए वो कंपनी एसोसिएट है। आप कहोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। पहले वाली में बोलोगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, दूसरे में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर रखा है और आप उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो विद अदर एंटिटी, यानी अगर आपका उस कंपनी में ज्वाइंट कंट्रोल है, तो आप उसको बोलते हो इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी के 20% से कम शेयर खरीद रखे हैं तो आप उसको अदर इन्वेस्टमेंट बोलते हो, अदर इन्वेस्टमेंट बोलते हो। अब मैं काम की बात बता रहा हूं, ये तो जो मैं पहले बता चुका था वही बताया, अब मैं काम की बात बता रहा हूं। अगर किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट ना तो सब्सिडरी में है, ना ही एसोसिएट में है, ना ही ज्वाइंट वेंचर में है, इन्वेस्टमेंट या तो है ही नहीं या है लेकिन अदर इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 20% से कम,
या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अब जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने या तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, किसी कंपनी का शेयर खरीदा ही नहीं है, किसी कंपनी का शेयर ही नहीं खरीदा, या अगर खरीदा है तो ना तो कोई उसकी सब्सिडरी है, ना ही उसका कोई एसोसिएट है, ना ही कोई ज्वाइंट वेंचर है। मतलब इन्वेस्टमेंट किए होंगे 5%, 10%, 15%, या किए ही नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 20% से कम है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो क्या ए लिमिटेड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी? बनाएगी। तो जो ए लिमिटेड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास ना तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ना ही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, ना ही इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है, या तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, या इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत थोड़ा है, 20% से कम है, किसी कंपनी में मैंने 20% से कम हिस्सेदारी खरीद रखी है। इन दैट केस मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा दैट विल बी कॉल्ड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सर, आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर नहीं है, बल्कि अदर इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो फिर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। जी हाँ, वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है, जैसे मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास या तो कोई सब्सिडरी है, या ज्वाइंट वेंचर है, या एसोसिएट है, या तीनों है, इनमें से कोई भी एक है या तीनों है। तो हम इनके साथ, यानी अगर मैं कोई कंपनी हूं, मेरी कोई सब्सिडरी है, मेरा कोई एसोसिएट है, मेरा कोई ज्वाइंट वेंचर है, तो उसके साथ तो मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, वो तो कहलाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं एक अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनाऊंगा ना। इन दैट केस जो मैं अपना सेपरेट स्टेटमेंट बनाता हूं दैट इज कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, तो इंडिविजुअल और सेपरेट में अंतर क्या है? इंडिविजुअल भी अलग बनता है, सेपरेट भी अलग बनता है। बेटा बस यही अंतर है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट है, और जब आप अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आप किसी को कंट्रोल करते हो, ना ज्वाइंट कंट्रोल करते हो, ना आपका कोई एसोसिएट है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका कहीं, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तब जो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज है, चाहे आपकी कोई सब्सिडरी है, चाहे कोई आपका एसोसिएट है, चाहे आपका कोई ज्वाइंट वेंचर है, और इन दैट केस जो आप अपना अलग, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अपना सेपरेट बनाते हो दैट इज कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को हम एक और नाम से भी जानते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकता हूं, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब हमारा जो अपना स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड जब हम यूज करते हैं वो तब करते हैं जब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो। अगर हमारे पास ना तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ना ही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, ना ही इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है, वैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तब हम जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारा इन्वेस्टमेंट किसी सब्सिडरी में है, एसोसिएट में है, ज्वाइंट वेंचर में है, तो हम उस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपनी सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा कोई एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है तो उसके साथ हम कंसोलिडेशन करते हैं बाय यूजिंग इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड क्या होता है वो बात का डिस्कशन है, हम बात करेंगे जब इंडिया 28 में पहुंचेंगे तो बात करेंगे। ठीक है,
लेकिन उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब एक मैं बहुत ही छोटी शब्दों में अपनी बात कहूंगा। अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाओगे? जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगा, ज्वाइंट वेंचर होगा, एसोसिएट होगा। भाई कंसोलिडेशन कब होगा? जब सब्सिडरी होगी या एसोसिएट होगा या ज्वाइंट वेंचर होगा। इसी केस में तो कंसोलिडेशन होगा। तो जब आप कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और आप अपना जो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो जब आप जो अपना अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। उसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट ना बोलकर हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं कंसोलिडेशन नहीं बना रहा हूं, मैं कब नहीं बनाऊंगा? अगर मेरा कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है, ठीक है। इन दैट केस ओनली आई विल नॉट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहा होता हूं, तो जो मैं अपना अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता हूं उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। तो सर फिर ये क्यों अलग अलग करा? बेटा इसके ऊपर, ये जो है ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर लगता है इंड एस 27, यानी इसमें इंड एस 27 लगेगा। इंड एस 27 किस चीज पर लगेगा? किस चीज पर लगेगा? बेटा जो आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करोगे ना, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करोगे ना, इन्वेस्टमेंट की जो अकाउंटिंग करोगे आप, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर की जो अकाउंटिंग करोगे आप, वो एज पर इंड एस 27 करोगे इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इस बार इस स्टेटमेंट के अंदर मेरे जो इन्वेस्टमेंट हैं, यानी मैंने किसी कंपनी के 5% शेयर खरीद रखे हैं, मैंने किसी कंपनी के 18% शेयर खरीद रखे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? फिर बेटा उसकी अकाउंटिंग, अगर आपके ऊपर इंड एस अप्लाई नहीं होते, आप छोटी मोटी कंपनी हो, तो आपके ऊपर एएस अप्लाई होते हैं, तो आप अकाउंटिंग करोगे एज पर एएस 13। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, जब आपके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करोगे इंड एस 109 के हिसाब से, इंड एस 109 के हिसाब से, ठीक है, इंड एस 109 के हिसाब से। समझ में आ गई होगी इतनी बात। आइए जरा मैं इसके बारे में यहां लिख देता हूं। मैं यहां लिखता हूं IFS is prepared when entity does not have any investment in subsidiary, associate and joint venture। ज्वाइंट वेंचर, ठीक है जी, ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, ये कब बनाया जाता है? When an entity has investment in subsidiary, associate or in joint venture or any of them, then individual financial statement ऑफ पेरेंट का मतलब है इन्वेस्टर। यहां पर पेरेंट तभी बोलते हैं जब इसका कोई सब्सिडरी होता है, कोई एसोसिएट होता है, कोई ज्वाइंट वेंचर होता है, ठीक है। पेरेंट यानी इन्वेस्टर इज कॉल्ड सेपरेट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं CFS। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम से जान सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, बोथ दीज स्टेटमेंट may also be called stand alone financial statement। इनको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, तो जो पेरेंट कंपनी है यानी जो होल्डिंग कंपनी है, जो वो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उसको सेपरेट बोलते हैं। अगर आपके पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ना ही कोई ज्वाइंट वेंचर है, ना ही कोई एसोसिएट है, तब जो आप अपना सेपरेट स्टेटमेंट बनाओगे उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? वैसे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय कंबाइनिंग subsidiary financial statement, subsidiary financial statement as per Ind AS 110 or with associate and joint venture by applying equity method as per Ind AS 28, as per Ind AS 28, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अगर सब्सिडरी के साथ हम कंबाइन करते हैं उस स्टेटमेंट को, यानी सब्सिडरी की एसेट अपनी एसेट के साथ जोड़ लेते हैं, सब्सिडरी की लायबिलिटी अपने साथ जोड़ लेते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर Ind AS 110 लगता है, ठीक। और एक एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के साथ जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बाय अप्लाइंग इक्विटी मेथड एज पर Ind AS 28, तो उनको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, तो इस चैप्टर में यहां पर हम क्या पढ़ने, यहां पर हमको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है Ind AS 27 के हिसाब से। मतलब Ind AS 27 ये बताएगा कि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है, तो उसकी अकाउंटिंग आपको अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करनी है, वो आपको Ind AS 27 के हिसाब से करना है, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं है, आपकी एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करो। कैसे करोगे? अगर AS अप्लाई होते हैं आपकी यहां, तो AS 13 के हिसाब से, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते होगे AS 13, ठीक है। और अगर आप कंपनी, बड़ी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, आपके ऊपर Ind AS अप्लाई होते हैं, तो आप Ind AS 109 के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे उन इन्वेस्टमेंट की, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में Ind AS 27 आपको यह बताएगा कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, बस यही बात बताएगा। तो समझ रहे हो ना कि मतलब सिर्फ इस चीज के लिए एक अलग Ind AS बना हुआ है, Ind AS 27, सिर्फ इस चीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं Ind AS 27। फिर से एक बार लिख देता हूं, Ind AS 27 नाम है सेपरेट फाइनेंशियल
स्टेटमेंट यानी SFS, SFS। लिखिए पॉइंट नंबर 1, SFS मीन्स separate financial statement of parent, separate financial statement of parent. It means if an entity has investment in subsidiary, in associates or in joint venture, then individual financial statement of investor is called SFS यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट, यानी अगर किसी कंपनी का, एक एंटिटी का इन्वेस्टमेंट या तो सब्सिडरी में है या ज्वाइंट वेंचर में है या एसोसिएट में है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर का अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसी को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसी को हम एसएफएस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट नंबर 2, एज पर Ind AS 27 investment in subsidiary, associate and joint venture investment in subsidiary, associate and joint venture will be accounted in separate financial statement number A at cost or B in accordance with Ind AS 109। Ind AS 27 कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, वो पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग किए जाएंगे, यानी उनकी जो अकाउंटिंग होगी वो या तो कॉस्ट पर होगी या Ind AS 109 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर आप उन इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाना चाहो तो कॉस्ट पर दिखा दो, और अगर आप चाहते हो कि Ind AS 109 के हिसाब से अकाउंटिंग होगी तो Ind AS 109 के हिसाब से भी कर सकते हो। सर Ind AS 109 के हिसाब से कैसे होगी? Ind AS 109 आप लोगों ने या तो पढ़ रखा होगा या पढ़ोगे आगे अभी, ठीक है। जो बच्चे ये क्लास
इंड एस 109 के पढ़ने के बाद देख रहे हैं तो उनको तो पता होगा कि इंड एस 109 में अकाउंटिंग कैसे होती है, और अगर जिन बच्चों को अभी इंड एस 109 देखना है तो उनको वहां पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इंड एस 27 बस इतनी बात बोलता है। इंड एस 27 क्या बात बोलता है? कहता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट विल बी आइदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 109। मतलब कॉस्ट पर दिखाना भी अलाउड है और इंड एस 109 के हिसाब से भी अकाउंटिंग करना मतलब आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इंड एस 109 के हिसाब से क्या होता है कि जनरली फेयर वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट दिखाए जाते हैं। फेयर वैल्यू पर यानी हर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पर दिखाए जाते हैं, और जब फेयर वैल्यू में चेंज होता है तो उस चेंज को या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर ओसीआई में यानी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंड एस 109 है। तो इंड एस 109 आप समझ लीजिए एट फेयर वैल्यू। आप ये समझ सकते हो कि फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो एएस 27 इतनी ही बात बोलता है। मतलब इस चीज के लिए बताइए, इस चीज के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड एस 27। सिर्फ ये बात बोलता है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी विल बी आइदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 109। ठीक है जी, बात समझ में आ गई जी। अच्छा, आगे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इंड एस 27 also state that dividend received from subsidiary ठीक है, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर will be recognized as income and transferred to प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है जी, आगे लिखेंगे डिविडेंड इनकम should be recognized when right to receive dividend has been established। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिविडेंड शुड बी recognized as income when subsidiary, associate and joint venture declared such dividend। मतलब मिल गया तो अच्छी बात है, तब तो रिकॉग्नाइज कर ही लो। लेकिन अगर सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ने डिविडेंड डिक्लेयर्ड कर दिया अपनी जनरल मीटिंग में, डिक्लेयर्ड का मतलब है कि राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड।
ठीक है, तो इंडियस 27 ही ये बोलता है कि जो डिविडेंड मिलेगा उसको इनकम मानकर पीएनएल में ले जाना है, और डिविडेंड को तब इनकम मानना है व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। मतलब राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टेब्लिश ही तब होता है जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए अदर साइड से। आप लोगों ने ये बचपन में पढ़ा होगा, AS 9 वगैरह में भी यही बात थी, कंपनी लॉ भी यही बोलता है, ठीक है, कि व्हेन राइट टू डिविडेंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड उसी दिन डिविडेंड को इनकम मानना है। बोलो जी, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और लिखेंगे यहां पर पॉइंट नंबर 4 में, लिखिए एंटिटी should apply all other Indias, all other respective Indias while preparing SFS। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसे इंडियस 27 तो जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट हैं, बस उसी की अकाउंटिंग के लिए बोलता है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। बाकी चीजों में जो आप जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सबके लिए जो रिस्पेक्टिव इंडियस हैं वो आपको अप्लाई करना पड़ेंगे। जैसे PPE उसके लिए इंडियस 16 लगाना पड़ेगा, जो इन्वेंट्री है उसके लिए इंडियस 2 के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इंडियस 40 के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टिव इंडियस है, जो आपका इंटेंजिबल असेट है अगर तो इंडियस 38 के हिसाब से, इंपेयरमेंट करना है तो इंडियस 36 के हिसाब से। वही सब चीजें मैं वही बता रहा हूं कि मतलब जो रिस्पेक्टिव इंडियस है उसके हिसाब से आप अपनी बाकी सारी चीजों की अकाउंटिंग करोगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, इनकी अकाउंटिंग के लिए, इनकी अकाउंटिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे होगी उसके लिए इंडियस 27 है, ठीक है। बाकी रिस्पेक्टिव इंडियस जैसे आप लगाते हो वैसे लगते रहेंगे आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, आगे लिखेंगे if an entity is exempted from preparation of consolidated financial statement, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी CFS बनाने की अगर आपको एग्जम्पशन है, कब एग्जम्पशन होती है बेटा? इंडियस 110 पढ़ेंगे ना तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कब कब आपको CFS बनाने की छूट मिलती है। तो अगर किसी एंटिटी को एग्जम्पशन है कि उसको CFS नहीं बनाना, देन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट will be the only financial statement of such entity। यानी अगर आपको CFS से एग्जम्पशन नहीं है तो आप SFS तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनता है, लेकिन अगर आपको CFS बनाने की एग्जम्पशन है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओगे, ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओगे ही। तो जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया होगा, जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया होगा वही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। आगे लिखेंगे इन दिस केस following disclosure are required।
फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, आपको बताना पड़ेगा दैट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट is only financial statement, separate financial statement is only financial statement, ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको बताना पड़ेगा दैट एग्जम्पशन इज यूज्ड, यानी जो एग्जम्पशन हमको मिली हुई थी वो हमने ले ली है। और नंबर 3, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है, ये आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। सर क्या इंडेस 27 खत्म हो गया? जी बेटा, इंडेस 27 खत्म हो गया। अब इसके आगे हम शुरू करेंगे इंडेस 110, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग ये शुरू करेंगे।